मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, वो हम सॉल्व एग्जांपल में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और ये है सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में मोशन, है ना। हेडिंग डालो, आप लिखो सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ कार on rough horizontal circular track। ये वैसे तो पॉइंट मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करना है बैंकिंग ऑफ द रॉड, बैंकिंग तो वो डिस्कस करना है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तो बोर्ड पे देखो, यदि कोई कार हॉरिजॉन्टल ट्रैक में घूमती है, तो जैसे मान लिया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे एक ट्रैक है और इसकी रेडियस कितनी है, r है, और इस ट्रैक में ऐसे करके, इस ट्रैक में हॉरिजॉन्टल ट्रैक में कोई कार है, ऐसे करके कोई कार है u, और उस कार को v स्पीड से आप घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो u करके। क्लियर है क्या बात, यू घुमा रहे हो। तो अब बोर्ड पे देखो, इस पे कितने फोर्स लगेंगे, ये तो हो गया टॉप व्यू। और यदि आप ऐसे देखोगे तो सेंटर ऑफ सर्किल तो ये हो जाएगा और कार हो जाएगी यहां पर ऐसे करके यू, और इस पे लगेगा mg और इस पे लगेगा नॉर्मल ऐसे, सही है। और ये ऐसे घूमेगी यू करके, यू हो जाएगी ऐसे, यू घूमेगी। क्लियर है क्या बात। तो जब ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे घूमती है तो इस पे एक फोर्स और लगेगा, और वो लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स ही से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो निश्चित रूप से सेंटर की तरफ होगा। Only three force will act upon this: mg, friction and normal. No centripetal force. Centripetal force तो दूसरे फोर्स से मिलकर के बना होता है। इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, व्हाट इज द नेट फोर्स। फ्रिक्शन की डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ में होनी चाहिए। नहीं, वेलोसिटी तो यूं है, वेलोसिटी यूं है, और फ्रिक्शन लगेगा सेंटर की तरफ, और mg लगेगा नीचे, ये टॉप व्यू है ना, mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, और ये इसका साइड व्यू है। कॉपी करो यहां तक। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्पीड इसकी ज्यादा होगी। तो जो फ्रिक्शन है, मान लीजिए ये कार खड़ी है, यदि ये कार खड़ी है तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा 0। आई बात समझे। सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी, तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो फॉर मैक्सिमम स्पीड जो फ्रिक्शन होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू
मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा म्यू एस इंटू एन होगा, यहाँ पे म्यू लिख रखा है, और जो एन होगा एन की वैल्यू mg के इक्वल होगी। तो बोर्ड पे देखो, तो ये आ जाएगा म्यू इंटू एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो n की वैल्यू mg इक्वल टू m, और यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड v मैक्स का स्क्वायर अपॉन r, m से m कट जाएगा, v max स्क्वायर इक्वल टू म्यू rg, और v max इक्वल टू रूट ओवर म्यू rg। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इतनी मैक्सिमम स्पीड से विदाउट स्किडिंग, विदाउट स्लिपिंग ऑन द रोड वी कैन मूव द कार ऑन द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक। Yes, sir. क्लियर है क्या बात? ये है। अच्छा, अब ये बताओ, मान लिया आपको ये मैक्सिमम जो स्पीड है, जैसे सर्कुलर ट्रैक होते हैं कहीं ना कहीं पे तो होते हैं, है ना, काफी जगह होते हैं शहरों में भी और मतलब आउटसाइड जो सिटीज है वहां पर, तो मैक्सिमम स्पीड म्यू आरजी है। अब यदि आपको यहां पर स्पीड बढ़ानी है ताकि ट्रैफिक जो हो जाए, अगर जो मान लीजिए धीरे धीरे चलेंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम स्पीड यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो हाउ कैन यू इंक्रीज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक? क्या क्या कर सकते हो सौजन्या, सॉरी साइना? रेडियस बढ़ा सकते हैं, कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है। जो V max है वो रूट म्यू आर जी है। इफ V max हैज टू इंक्रीज, तो हमारे पास दो ऑप्शन है भाई, जी तो हम बदल नहीं सकते। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा दें, यानी सर्कुलर ट्रैक का पाथ बढ़ा दें। दूसरा ऑप्शन है कि फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट को बढ़ा दें। लेकिन अगर जो मान लिया आपने रेडियस को बढ़ाया तो आपको जगह की आवश्यकता होगी, तो जितनी ज्यादा मतलब अगर जो रेडियस ये है तो ठीक है, और अब यदि आप और तेजी से निकलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर जो आप सर्कुलर ट्रैक की रेडियस को बढ़ाते हो, एक तो आपको सड़क बनाने में खर्चा आएगा एक्स्ट्रा, क्लियर है क्या बात? दूसरी बात है कि जगह भी चाहिए। मान लिया कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं कि वहां रेडियस लिमिटेड है, आप वहां पे स्पेस बढ़ा ही नहीं सकते, है ना, तो इट इज नॉट कन्वीनियंट वे। दूसरी बात, यदि आप फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बढ़ाते हो, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यदि आप बढ़ाते हो तो इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रॉड एंड टायर यू हैव टू इंक्रीज इन दैट। देखो, जैसे आप फ्रिक्शन को बढ़ाओगे तो टायर घिसेंगे, टायर घिस जाएंगे। मान लिया हम तो कभी-कभी मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं, बहुत कम चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की गाड़ियां जैसे ट्रक होते हैं वो 24 आवर ही चलते रहते हैं। जैसे मान लिया दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, इस तरीके से अगर जो उनके टायरों में फ्रिक्शन लगातार लगता रहेगा तो उनके टायर घिस जाएंगे, और टायर घिस जाएंगे तो क्या होगा, फट जाते हैं वो जल्दी जल्दी। तो फ्रिक्शन भी आप नहीं बढ़ा सकते, इट इज नॉट ए कन्वीनियंट वे। अगर जो आपको सर्कुलर ट्रैक पे मैक्सिमम स्पीड यहां पर इंक्रीज करना है तो, है ना, इंजीनियर्स ने एक नई टेक्निक प्रोवाइड करा रखी है कि आप विदाउट रेडियस इंक्रीज किए, विदाउट म्यू इंक्रीज किए, आप मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड सर्कुलर ट्रैक में व्हीकल की बढ़ा सकते हो। समझ में आई बात? तो क्या है टेक्निक वो बताना थोड़ा सा। गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है। हाँ, वो कैसे? बैंकिंग ऑफ द रोड, सही है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड से आप विदाउट आर और म्यू इंक्रीज किए
आप स्पीड ऑफ मैक्सिमम स्पीड बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाएंगे वो मैं बताता हूँ, कॉपी कर लो इसे, मैं फिर नेक्स्ट हेडिंग आता हूँ। कैसे समझिए? ठीक है, तो देखो हेडिंग डालो बैंकिंग ऑफ द रॉड। बैंकिंग ऑफ द रॉड। बैंकिंग ऑफ द रॉड क्या होता है? आपने देखा होगा जहां कभी कभी सर्कुलर ट्रैक होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है ऐसे करके, तो सड़कें क्या होती हैं, उसका जो आउटर एज होता है वो आउटर एज थोड़ा सा क्या होता है, बाहर से वो थोड़ा झुका होता है इस टाइप से, यूं करके। सड़कें जो होती हैं वो तिरछी होती है। आपने कभी देखा है ऐसा? समझ नहीं आया क्या? अरे जैसे आप कभी कभी सर्कुलर ट्रैक पे चलते हो ना, जैसे ट्रेन में जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, या आपने कभी सड़क को देखा हो जहां पर सर्कुलर जो रिंग होती है, रिंग रोड जहां पर भी होगी, तो वो आउटसाइड से तो थोड़ी उठी हुई होती है और अंदर से थोड़ी झुकी हुई होती है। क्या आपने देखा है ऐसा? हाँ बिल्कुल सही बात है। ट्रेन भी होगी ना, जैसे आप ट्रेन से आते हो तो ट्रेन में, ट्रेन को जब कर्व लेना होता है, कर्व सर्कुलर ट्रैक पे घूमना होता है कभी कभी जैसे पहाड़ियों पे, तो वो उसका भी जो ट्रेन का ट्रैक होता है वो एक तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ होता है और अंदर से झुका हुआ होता है ना? तो उसी, हाँ उसी टेक्निक को हम बैंकिंग ऑफ द रोड कहते हैं। क्लियर है क्या बात? है ना? तो इनर जो आउटर है वो जो है आउटर एज, आउटर एज जो होती है, आउटर एज इज raised with raised at some height with respect to inner one। ओके, इसे बैंकिंग कहते हैं। और इस बैंकिंग की हेल्प से स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है वो मैं आपको बताता हूं। सही है? तो बोर्ड पे देखो, मान लिया ये हमारी रेडियस, जैसे ही मान लिया सड़क है ये ऐसे, है ना, एक इस तरीके से मान लो आप, ये जैसे हॉरिजॉन्टल सड़क थी, ये हॉरिजॉन्टल सड़क है ऐसे यूं करके, तो इसे बहुत ज्यादा यूं नहीं घुमाते हैं, बस 1-2 डिग्री ऐसे घुमा झुका देते हैं ऐसे करके। सही है ना? यूं। तो अब मैं थोड़ा सा ही इसे बेंड करते हैं 2-4 डिग्री, तो हमारा चित्र अच्छा नहीं बनेगा, तो मैं उसे थोड़ा बड़ा बना देता हूं इस तरीके से, है ना? और ये हो गया थीटा, और ये होता है, ये तो होती है इनर एज, है ना, और ये होती है आउटर एज। क्लियर है क्या? और ये जो एंगल होता है, इसे हाइट एच मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, और ये जो एंगल होता है थीटा, ये होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। ये अब यदि आप देखोगे इस पे कोई कार चल रही है ऐसे करके, मास एम की, तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे? बोर्ड पे देखो, इस पे फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा एम जी नीचे की तरफ, है ना, दूसरा लगेगा नॉर्मल। क्लियर है क्या बात? दूसरा लगेगा नॉर्मल, और तीसरा लगेगा इस पे फ्रिक्शन। सही है? फ्रिक्शन लगेगा। अब जब ये सर्कुलर ट्रैक में ऐसे करके घूमेगी गाड़ी यूं करके, तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस को क्या मान लेते हैं हम? कैपिटल आर मान लेते हैं। तो क्या आप मेरे को नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बता सकते हो? व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर? कितना होगा भाई नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर? बोर्ड पे देखो, ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, और ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं नॉर्मल को, और ये एंगल थीटा होगा, और ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये हो जाएगा n का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा ये? n sin थीटा। दूसरी बात, mg तो नीचे है लेकिन ये फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का ये एंगल थीटा है, तो यहां पे देखो इधर की तरफ, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो फ्रिक्शन का cos थीटा, तो
इज इक्वल टू होगा फ्रिक्शन का cos थीटा प्लस n का sin। दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। कॉपी कर लो एक बार, फिर मेरे को बताओ। हाँ भाई, ऐसे करके। अच्छा, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, देखो ध्यान से सुनो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, फिर से रिवाइज कराता हूँ, आपको शायद ध्यान नहीं हो। जब भी कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है, उसपे जब जितने भी फोर्स लगेंगे, तो आप उन फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करोगे? या तो उस फोर्सेस को सेंटर की तरफ रिजॉल्व करोगे, है ना, और सेंटर के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करोगे। क्लियर है क्या बात? तो जो सेंटर की ओर फोर्स होगा, जैसे इस केस में एक तो लग रहा था mg, एक लग रहा था नॉर्मल, और एक लग रहा था फ्रिक्शन। क्लियर है क्या बात? तो मैंने एक हाँ, तो इस फोर्स को ऐसे नहीं रिजॉल्व करा कि mg cos थीटा इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है, नहीं। हमें क्या करना है, इन फोर्स को रिजॉल्व करना है किधर डायरेक्शन में? या तो सेंटर की तरफ या सेंटर के परपेंडिकुलर। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा, इट विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है बात? दूसरी बात, जो सेंटर की परपेंडिकुलर फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखना है हमें? 0, क्योंकि जो पॉइंट मास है या कार है वो ऐसे ऐसे घूम रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टुवर्ड द सेंटर तो फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन जो परपेंडिकुलर टू द सेंटर वाला प्लेन है, यानी कि इधर तो लग रहा है n cos थीटा और इधर लग रहा है mg प्लस फ्रिक्शन का sin थीटा कंपोनेंट, है ना। तो इन वाई डायरेक्शन ऐसे लिख देता हूं, ये x है y है, इन वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए भाई? 0। तो ऊपर तो लग रहा है आपका n cos थीटा और नीचे लगेगा mg प्लस फ्रिक्शन का sin थीटा। क्लियर है क्या बात? तो यहां देखो, इसे लिख लेंगे हम mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन का sin थीटा। आगे बात समझ में? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं डिवाइड करता हूं, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg इक्वल टू, ये आ जाएगा fr cos थीटा प्लस n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस fr sin। तो अब देखो n से m कट गया, ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन rg, इधर साइड पे आ जाएगा। और जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है म्यू इनटू n। तो फ्रिक्शन को मैं यहां लिख देता हूं म्यू इनटू n cos थीटा प्लस n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा म्यू इनटू n sin। क्लियर है क्या बात? Yes.
कैपिटल आर लिख लो इसे थोड़ी देर के लिए, कैपिटल आर लिख लो, है ना, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। आर जी कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा म्यू साइन थीटा। मैं इसे कॉस थीटा से डिवाइड दूंगा दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से यदि आप डिवाइड दोगे तो माइनस म्यू टेन थीटा बन जाता है, और बी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये हो गया बी। तो जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसका फॉर्मूला आ जाता है आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड आफ्टर बैंकिंग। ठीक है भाई, तो स्पीड बढ़ जाती है ना, तो स्पीड जो रूट म्यू आर जी थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में एक बात और देखो, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक में कोई घूम रहा है ऐसे, तो फ्रिक्शन जब लगता है हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर जो मान लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई कार बहुत देर से घूम रही है, तो उसे घूमने के लिए किस फोर्स की आवश्यकता होगी बता सकते हो आप? फ्रिक्शन फोर्स की, सही है। और जब ये फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रॉड, जब फ्रिक्शन लगेगा तो टायर घिस जाएंगे, बात समझ में आई, और टायर घिस जाएंगे तो नुकसान होगा ही होगा। एक तरीका और है कि एक सर्कुलर ट्रैक में कार या बाइक विदाउट फ्रिक्शन मूव कर सकती है, बात समझ में आई? कैसे? यूजिंग बैंकिंग, है ना, मोशन इन सर्कुलर ट्रैक विदाउट फ्रिक्शन, बात समझ में आती है? क्या कर लेंगे अपन देखो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? फ्रिक्शन पे जरूरत है फ्रिक्शन की। अगर जो मान लिया आप अपने घर के फर्श पर गोल गोल घूमना चाहते हो, तो फ्रिक्शन लगेगा आपके पैरों के बीच में और फर्श के बीच में। अगर जो मैं फर्श पर तेल डाल दूं या फ्रिक्शन रिड्यूस कर दूं, तो आप सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम सकते। तो फ्रिक्शन तो रिक्वायर्ड होता ही होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। लेकिन अब हमें क्या करना है? विदाउट फ्रिक्शन घूमना है सर्कुलर ट्रैक पे। तो क्या करेंगे हम? हाँ, बैंकिंग कर देंगे और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को कर देता हूं 0। तो देखो जब आप इसे बैंकिंग करोगे ऐसे करके ये थीटा, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे? बोर्ड पे देखो, एक तो लगेगा mg और एक लगेगा नॉर्मल। क्लियर है क्या बात? बोलो। अब फ्रिक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन था ही नहीं। अब बोर्ड पे देखो, इसे घूमना है ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे, तो सर्कुलर ट्रैक ऐसे होगा, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, है ना। तो बोर्ड पे देखना, ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा थीटा, है ना। सो दिस इज n cos थीटा और दिस इज इक्वल टू n sin थीटा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? Net force towards center n sin theta, it will provide
mv स्क्वायर अपॉन r, साथ में n cos थीटा इज इक्वल टू mg। इफ यू डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 to 2 you will get tan theta is equal to v square upon rg। so what is the speed in this case is equal to tan theta rg। बात समझ में आती है? तो जितना एंगल ऑफ बैंकिंग ज्यादा होगा उतनी ये जो मैक्सिमम स्पीड है विदाउट फ्रिक्शन की वो भी ज्यादा ही होगी। तो rg tan theta root rg tan theta is the maximum speed without friction। Yes. सही है? अच्छा, ये तो डेरिवेशन जो है इससे भी आ जाता, आपको यही याद रखना है। वैसे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इसे थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो, v इक्वल टू रूट rg tan थीटा, है ना। अब मैं आपको इससे भी निकाल करके दिखाता हूं कि आप इसमें म्यू को क्या कर लेना बेटा, 0 कर लेना, तो आंसर तब भी आ जाएगा। बात तो एक ही है, Yes. है ना। म्यू को इसमें कर लो, v max इज इक्वल टू रूट rg म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ऐसे करके। तो म्यू को कर देंगे हम 0, है ना। इफ म्यू इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम स्पीड होगी रूट rg tan थीटा होती है। तो ये सेफेस्ट स्पीड होती है, सेफेस्ट स्पीड विदाउट फ्रिक्शन। और ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड आई थी ये थी विद फ्रिक्शन, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड विद फ्रिक्शन। Yes. Yes, madam. ठीक है, तो कॉपी कर लो और अब मैं इसमें सवाल करा देता हूं, तभी आपको क्लियर होगी बात, है ना। तो देखो क्वेश्चन लिख लो, एग्जांपल लिखो। ए ट्रेन has to go, a train has to go in a curve of radius 500 meter। Find how much height, find how much height should outer rail be raised, outer rail be raised with respect to inner rail for speed limit 72 kilometer per hour if distance between two rail is 1.25 meter, 1.25 meter। Yes. ठीक है, तो ये बात तो बोर्ड पे दे, ध्यान से देख कि जो ट्रेन है
जब ट्रेन ऐसे ऐसे चलती है सर्कुलर ट्रैक पे, तो ट्रेन की दो रेल होती है ऐसे, ये ट्रैक है ना, ये जो रेल होती है ये ऐसे करके जब ये घूमता है ऐसे, तो ये तो इनर हो गई या आउटर हो गई, तो मैं इसे ऐसे बना रहा हूं ऐसे, एक तो ये रेल हो गई ये ऐसे, एक ये, तो ये इनर है ये आउटर है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1.25 मीटर। लेकिन ये रेल ऐसे नहीं है हॉरिजॉन्टल, बल्कि आउटर वाले को क्या कर रखा है हमने, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, क्योंकि इसे सर्कुलर में घूमना है ऐसे करके। बात समझ में आई नहीं? तो थीटा क्लियर है क्या बात? और स्पीड लिमिट दे रखी है इतनी, तो ये बताओ इसकी जो स्पीड है, रेडियस है 500 मीटर, ये जो सर्कुलर ट्रैक होगा लंबा सा, इसकी जो रेडियस होगी वो दे रखी है 500 मीटर, और स्पीड लिमिट दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 को 5/18, 18/72, तो V मैक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। सही है बात? तो अब ये मेरे को बताओ कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? दो फॉर्मूले होंगे, देखो ध्यान से सुनो। मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो रूट आर जी म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा होगा, और एक फॉर्मूला जो होगा वो रूट ओवर आर जी टेन थीटा होगा, और इसे हम कब यूज करते हैं, जब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 हो। तो अब ये बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला ये वाला? फ्रिक्शन 0 वाला। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रेन गुजरती है तो कोशिश यही रहती है कि ट्रेन की पटरी और ट्रेन के पहिए के बीच में फ्रिक्शन ना लगे, नहीं तो पहिए घिस जाएंगे। क्योंकि ट्रेन ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के लिए चलती है, ट्रेन तो हमेशा चलती रहती है। तो इसलिए फ्रिक्शन की जगह सेंट्रिपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कराते हैं, सर्कुलर ट्रैक को बेंड करके प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है क्या बात? ये चक्कर है, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन ही यूज करते रहेंगे। तो V मैक्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे रूट ओवर आर जी टेन थीटा। बात समझ में आई? तो ये तो है 20, और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर आर जी टेन थीटा, तो टेन थीटा जो हो जाएगा, चलो मैं इसे V लिख लेता हूं, ये V स्क्वायर अपॉन आर जी 500, ये हो गया 2/25, ये हो गया टेन थीटा। क्लियर है क्या बात? तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, तो टेन थीटा को अब हम यहां रख देंगे h अपॉन हाइट, है ना? तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 1.25, और यहां से आ जाता 2.25, तो h हो जाएगा 2 इंटू 1.25 अपॉन 25, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1250, सही है, और ये हो जाएगा 1/10 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो हाइट होगी वो 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड होगी आउटर एज की। हाइपोटेन्यूज की हाइट क्या होनी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं ये बात बताने वाला था अभी आपको थोड़ी देर में। ध्यान से सुनो, ये जो थीटा होता है, जैसे 2/25 है, ये बहुत छोटा है, तो इसलिए साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा सब बराबर होंगे। निश्चित रूप से 1.25 जो होगा वो ये होगा, तो इसे आप साइन थीटा लिखो, कॉस थीटा लिखो, बात तो एक ही है।
ठीक है भाई। तो ये है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको दूसरा सवाल भी दिखा देता हूं जिसमें आप दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। तो बोर्ड पे देखो एक बार, ये है बात ऐसी, लिख लो क्वेश्चन, ए ट्रैक हैज टू गो ओवर ए ट्रैक नहीं है, ट्रक है, ट्रक, ए ट्रक has to go over a circular track of radius 0.6 kilometer, and banking, angle of banking is 45 degree. 45 degree is 45 degree. क्लियर है क्या बात? फाइंड मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ ट्रक in on the track if mu is equal to 0.2. ये आपको बताना। Yes, sir. हाँ भाई, तो बताओ। तो ये बताओ, इसमें म्यू दे रखा है ना, और रेडियस दे रखी है, और एंगल ऑफ बैंकिंग दे रखा है, थीटा भी दे रखा है। तो जो फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना, म्यू का भी हम यूज करेंगे। तो जो वी मैक्स की स्पीड का फॉर्मूला आएगा, याद रखना है अपने को, आर जी म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा आएगा। क्लियर है क्या बात? एक मिनट यार, ये गलत क्यों लिख रखा है? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सर वो म्यू प्लस tan थीटा हाँ, डिवाइडेड बाय माइनस म्यू tan थीटा। 1 माइनस, अब सही है ना? यस। तो रूट आर जी, आर की वैल्यू 0.6 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे। जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.3, tan थीटा है 1 माइनस 0.2 इंटू 1। ओके, तो 6000 इंटू 1.2 0.8 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये आ जाएगा 3000 इंटू 3, तो जाएगा 300 रूट 10, 30 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, है ना।
ठीक है बात। तो अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में मुझे छोटा सा डाउट था हाँ बताओ। कि सर ये जो बेस लेंथ होगी वो ट्रायंगल की, हाँ वो रेडियस के बराबर नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, रेडियस के बराबर नहीं होगी। मैं बता देता हूं क्यों नहीं होगी वो, है ना। ये तो क्लियर है। हाँ। देखो देखो, जो रेडियस थी वो 500 मीटर थी, सही है। तो 500 मीटर की डिस्टेंस पर ये ट्रैक बनाया है ऐसे, और ये है 1.25 मीटर। क्लियर है क्या बात। और ये है 500 मीटर, ये 500 मीटर। ये हमने क्या करा, इस ट्रैक को क्या करा, थोड़ा सा बेंड कर दिया ये। अच्छा, उसको एंड से किया है। हाँ ये है ना बस यहाँ पे। तो ट्रेन जो, ट्रेन या कार तो होगी, वो तो इस सर्कुलर ट्रैक में घूमेगी ना यहाँ पे ऐसे करके। हाँ, तो रेडियस तो इसकी 500 मीटर है, 1.25 मीटर को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। ये है। सर्कल की टोटल रेडियस में हम 500 प्लस 1.25 करेंगे। नहीं नहीं नहीं, 500 के रेस्पेक्ट में आप 1 पॉइंट, रेडियस तो कैसे लोगे, रेडियस तो पॉइंट मास से लेते हैं भाई। ये सेंटर है और ये पॉइंट मास है। अब मान लिया कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है छोटा सा, तो फिर तो रेडियस भी 500 ही ले लो आप 500 प्लस 1.25 भी करोगे ना, तब भी कैलकुलेशन में आंसर वही आएगा। 500 में जोड़ के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सही है ना। यस। ये है। अब देखो एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप रफ में लिख लेना, रफ में लिख लेना। मान लिया ये है, आपको एंगल ऑफ रिपोज याद है, फ्रिक्शन में पढ़ा था हमने। मान लिया ये कोई कार है ऐसे है, और फ्रिक्शन 0 है यू, तो क्या ये इस पे रुकी रह जाएगी? नहीं, ये तो नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी ना। अब मान लिया इसमें फ्रिक्शन 0 है और इसे घूमना है ऐसे करके, और इसका एंगल थीटा है, मान लिया घूमना है। तो जब ये चलेगी तो ये इसमें रुकी रह सकती है यूं करके, लेकिन जैसे ही यदि ये रुकेगी ये नीचे आ जाएगी। जैसे मान लिया आपने वो देखे है ना, डेथ ऑफ बेल चक, वो जो लगाते हैं वो मोटरसाइकिल से यूं यूं घूमते हैं मौत के कुएं में, वो घूम रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे सर्कुलर ट्रैक में यूं ऐसे करके मोशन करते रहेंगे, यूं यूं करके ऐसे। जैसे ही वो रुके वो नीचे गिर जाएंगे। आप समझ में आई। तो ऐसे ये है मान लिया। तो इसी पे क्वेश्चन है मेरे को, मेरा क्वेश्चन यही है, आप ध्यान से पहले इंग्लिश में लिख लो फिर लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्कुलर ट्रैक इज, सर्कुलर ट्रैक of radius 50 meter is banned for speed limit for vehicle at speed 54 kilometer per hour if mu is equal to 0.35, what are possible speeds, what are possible speeds of a vehicle, so that it neither slips down nor skids up,
हाँ भाई, तो बताओ कैसे करें। क्वेश्चन को पढ़ के बता दो। देखो फ्रिक्शन भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है, और ये पूछ रहा है कि पॉसिबल स्पीड्स, पॉसिबल स्पीड में यानी कि दो स्पीड पूछ रहा है, ताकि वो ना तो नीचे आ पाए और ना ही ऊपर चला जाए। बोलो। एक मिनट देता हूं मैं, सोचो इसे थोड़ा सा कैसे है क्वेश्चन, क्योंकि ये मतलब अच्छा सवाल तो है ही सही, बहुत कम मिलेगा शीट, मतलब शीट में हमारी में तो मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल मिलता नहीं है सवाल। हाँ भाई देखो जरा ध्यान से देखो, इसमें लिख रखा है कि किसी सर्कुलर ट्रैक को जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपकी 50 मीटर, और उसे डिजाइन कर रखा है, जो स्पीड लिमिट है, स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 5/18, 18 3 18 54, 50 मीटर पर सेकंड के लिए उसे तैयार कर रखा है। यानी कि उस सर्कुलर ट्रैक में यदि कोई कार घूमती है तो विदाउट फ्रिक्शन घूमेगी, यानी कि जो इसकी स्पीड है फॉर्मूला लगेगा आरजी टेन थीटा का। बात समझ में आई? तो जो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा भाई, v स्क्वायर अपॉन आरजी। ये फॉर्मूला भी काफी यूज होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आरजी, फॉर्मूला भी काफी यूज होता है। तो v स्क्वायर 15 स्क्वायर अपॉन 50 इंटू 10, क्लियर है क्या बात? तो 15 15 255, 15 इंटू 15 ऐसे लिख लेता हूं मैं, और ये रहेगा 50 इंटू 10, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 धाम 50, 9/20 is the tan theta. So this is the value of the theta और tan theta. क्लियर है क्या बात? ये है। अब बोर्ड पे देखो, अगर जो आप tan थीटा की वैल्यू निकालते हो 9/20, तो देखना एक बार कितना आएगा भाई, 0.9/2, 0.45, तो tan थीटा जो है वह 0.45, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.35। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड पे देखना, ये सर्कुलर ट्रैक होगा और ये एंगल अल्फा है, और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू 0.3। बोलो। और हाँ ये थीटा, ये थीटा, और ये है म्यू। तो बोर्ड पे देखो, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, समझ में आई बात? तो एंगल ऑफ रिपोज कितना हुआ भाई, एंगल ऑफ रिपोज हुआ tan इनवर्स 0.45, ऐसे हुआ ना? बोलो। और जो म्यू है 0.35। तो ये बताओ, यदि आप ऐसे सरफेस पे किसी कार को खड़ी कर दोगे, समझ में आएगा? फ्रिक्शन तो है कम और एंगल ऑफ रिपोज का tan थीटा की वैल्यू है ज्यादा, यानी कि एंगल तो ज्यादा है लेकिन फ्रिक्शन कम है, तो इसका मतलब कार ये नीचे लुढ़क जाएगी। Yes. और
नीचे लुढ़क जाएगी तो इसे चलाना पड़ेगा, कम से कम आपको इसे चलाना पड़ेगा। Yes. तो देखो, मेरे को इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन भी थी क्वेश्चन में, कर देता हूं। तो देखो, अब अगर जो ये खड़ी रहेगी तो ये तो भैया फिसलेगी, है ना। तो सर्कुलर ट्रैक पे जब मोशन करेगी तो उसमें 3 टाइप की स्पीड हो सकती है। एक तो ऑप्टिमम स्पीड का मतलब जब फ्रिक्शन 0 हो तब, है ना। और एक मैक्सिमम स्पीड जिससे कि वो स्किड ना करे, एक मिनिमम स्पीड जिससे कि वो नीचे ना आए। जैसे मान लिया अब ये है, अब ये तो नीचे आएगी, आपने इसे धीरे धीरे चलाना चालू करा तो चल तो जाएगी, लेकिन ये नीचे आ जाएगी, नीचे आती रहेगी, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर मिनिमम स्पीड के लिए, है ना, जो कंडीशन होगी वो किस प्रकार से होगी। यदि ये थीटा है तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा पीछे की ओर, और mg तो लगेगा नीचे की ओर, और नॉर्मल लगेगा ऊपर की ओर। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes. तो अब व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, इसलिए हम थीटा मान लेंगे। ये तो n cos थीटा हो जाएगा, ये n sin थीटा हो जाएगा, साथ में इसे ये थीटा लेके ये हो जाएगा fr, तो फ्रिक्शन हो गया, ये हो जाएगा fr cos थीटा, और ये ऊपर की ओर जो होगा ये हो जाएगा fr sin थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा n sin थीटा माइनस fr cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है क्या बात? दूसरा, ऊपर की ओर जो फोर्स होगा n cos थीटा प्लस fr sin थीटा, क्लियर है, इज इक्वल टू कितना? mg। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है बात? हाँ, हम इसे डिवाइड कर देंगे तो n sin थीटा माइनस fr cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस fr sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, है ना। तो फिर से फ्रिक्शन को आप इसमें म्यू इनटू n लिख लेना, मैक्सिमम फ्रिक्शन जब आप लगा रहे हो, सही है। तो ये बन जाएगा n माइनस म्यू इनटू n cos थीटा, और यहां पे आ जाएगा n cos थीटा प्लस म्यू इनटू n sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। सही है बात नहीं? तो कॉपी कर लो यहां तक, मैं तब नहीं करूंगा आगे।
तो ये जो आएगी मिनिमम स्पीड आ जाएगी, है ना। मिनिमम स्पीड के उधर जस्ट स्लिप करने की हो, तो इसे याद रखना है फॉर्मूले को। मैक्सिमम स्पीड में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे मिनिमम यहाँ माइनस था, बस इतना ही अंतर है ना। तो ये तो मिनिमम स्पीड होगी, तो यहाँ पे देखते हैं अपन, तो रख देते हैं इसे v इक्वल टू रूट ओवर रेडियस कितनी थी भाई, चलो rg एज इट इज रखता हूं मैं, तो rg एज इट इज रखता हूं, और tan थीटा की वैल्यू थी 0.45 माइनस 0.35 अपॉन 1 प्लस कितना लिखो भाई 0.45 इंटू 0.35, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू रूट ओवर rg। चलो r की वैल्यू कितनी थी भाई, रेडियस कितना था दे रखा था 50 इंटू 10, तो 0.1 अपॉन, अब देखो तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी भाई, है ना। फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं थोड़ा कैलकुलेटर से, सही। वन 1.15 नहीं, काफी छोटी नहीं आ रही, सही वैल्यू आ रही है, तो ये आ जाएगा 50/1.15। तो जो मिनिमम स्पीड होगी वो होगी √50 अपॉन, कैलकुलेट करता हूं मैं, सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर विदाउट स्लीपिंग, विदाउट मूविंग डाउन, है ना, स्लीपिंग डाउन। बोलो तेईस किलोमीटर 23.76 किलोमीटर पर आवर, देख लो आप 23.76 किलोमीटर पर आवर, इतना मिनिमम स्पीड से आपको इसे चलाना ही पड़ेगा। सर पर स्पीड में लाइक वो नीचे स्लाइड क्यों नहीं करेगी? स्लाइड क्यों नहीं करेगी, हाँ। स्लाइड नहीं करेगी ना, तो आप ये देखो ना कि ये वाले फोर्स तो बराबर है, हाँ। और ये वाले फोर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, बस। ओके, ठीक है। भाई ये है ना बात, हाँ, ये सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगा दी ना मैंने। अगर जो आप इससे स्पीड कम करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये लेकिन अगर जो आप इससे इसकी स्पीड बढ़ाओगे ये तो क्या होगा बताओ, उस टाइम पे सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू तो करेगा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ। समझ में आई बात, क्योंकि देखो यदि आपने इसकी स्पीड बढ़ाई, आपने इसकी स्पीड बढ़ाई तो n sin थीटा तो सेम रहेगा, बदल क्या सकता है, बदल केवल फ्रिक्शन सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, समझे। तो यदि आप इसकी स्पीड बढ़ाते हो 23 से, तो बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। फ्रिक्शन जब जीरो हो जाएगा
तो यहाँ तो n sin थीटा लगेगा और ऊपर लगेगा n cos थीटा और नीचे लगेगा mg। तो उस केस में क्या आएगा भाई, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r आएगा और n cos थीटा किसके इक्वल आएगा भाई, वो आएगा mg के इक्वल। तो इन दोनों की हेल्प से v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, rg tan थीटा जाएगा। ये ना बोलो। यस सर। तो यानी कि v इक्वल टू आर जी टेन थीटा की जो कंडीशन होती है उस केस में व्हीकल सर्कुलर मोशन तो करेगा लेकिन उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। आई बात समझ में? कॉपी करो और बताओ मेरे को। हाँ सर। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ भाई, तो ये है। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को कि अगर देखो ध्यान से समझना, ये एक्चुअली एक मिनट में सबसे बात करूंगा। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, 1 PM से है ना? ओके सर। तो ये देखो, जैसे जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन कम होता चला जाएगा, तो Fr cos थीटा कम होता चला जाएगा, तो नेट सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन हो जाएगा 0। उस समय
v जो होगा रूट आर जी टेन थीटा के इक्वल होगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। अभी हम स्पीड को और बढ़ा सकते हैं। स्पीड को जब हम और बढ़ाएंगे तो ये फ्रिक्शन जो है ये इधर की जगह इधर की ओर लगने लगेगा। तो फ्रिक्शन का cos थीटा कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तो स्पीड और बढ़ जाएगी। ओके। तो उस केस में तो हम ड्राइव कर चुके हैं ना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो कितनी होती है मैक्सिमम? ये तो मिनिमम के लिए था, लिख लेना। और जो मैक्सिमम की स्पीड थी उस समय फ्रिक्शन इधर लगेगा और इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी और वो हो जाएगा रूट आर जी। और ये हो जाएगा कितना था भाई, वो फॉर्मूला बताना, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ऐसे करके था। तो आर की जगह लिख लेंगे कितना हम, 50 इंटू 10 0.35 0.45 1 माइनस 0.35 0.45, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 0.8 और ये 1 माइनस 0.15, इतना आ जाएगा। समझ में आई बात? तो कैलकुलेट करो। किया जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 0.85, 470, तो रूट ओवर 470 आंसर आ रहा है। तो ये आ जाएगा 21.7 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो मैं ये लिखता हूं 21.7 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 5, 78.12 किलोमीटर पर आवर। हेलो, हाँ बताओ। अरे मैं तो 2:30 बजे तक आऊंगा क्योंकि एक क्लास हो गई है वजह से खाना खाऊंगा। कुछ और तो नाश्ता वास्ता सब दे रहा है कि नहीं होगा? हाँ इससे दे रही हो खा लो। हाँ भाई कर लिया साइन अप? हाँ, तो मैं इसमें ये मेरे को पढ़ाना भी था, मतलब मेरे को समझाना भी है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप शायद कंफ्यूजन हो जाओ कि ये सवाल किस टाइप से है ना? देखो, हाँ एक बार मतलब इसका कंक्लूजन लिख लो। देखो ध्यान से सुनो, ये मान लिया बैंकिंग कर दी हमने और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और ये थीटा। तो इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू, तो tan थीटा लेस देन म्यू है, तो यदि आप इस पे कार को रखोगे तो रख ही रहेगी, फिर क्यों निकलेगी नहीं, नीचे नहीं गिरेगी। तो इस केस में जो मिनिमम स्पीड आएगी वो तो 0 ही आएगी और जो मैक्सिमम स्पीड आएगी वो तो रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा आएगा। साथ में जो इसकी स्पीड आएगी विदाउट फ्रिक्शन वो आएगा रूट आर जी tan थीटा। लेकिन दिक्कत तब आती है, ये तो केस स्पष्ट हो गया, दिक्कत तब आएगी जब इसमें अगर जो म्यू है तो tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू होगा। तो tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू होगा, तो यदि आप किसी कार को इस पे रख देते हो तो एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है फ्रिक्शन से, तो फिर ये नीचे गिर जाएगी।
तो आपको उस केस में मिनिमम स्पीड से इसे चलाते रहना पड़ेगा ताकि ये बनी रहे। तो वो जो होगा वो होगा आरजी, और मिनिमम स्पीड कितनी होगी भाई, ये हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा ज्यादा है, माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू म्यू। बात समझ में आ रही है? यस। ये तो मिनिमम हो गई, और फिर से वो स्पीड ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं इसे इंग्लिश में, वो तो रूट आर जी टेन थीटा ही होगी ताकि इसमें कोई फ्रिक्शन ना लगे। यस। और मैक्सिमम स्पीड फिर से इसकी यही आ जाएगी, ये बात है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं शीट में, ध्यान रखना इस बात का। सर ये सेकंड वाले केस में मुझे बस वो समझ नहीं आ रहा है फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज मतलब कैसे होगा, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, देखो ध्यान से सुनो। अगर जो मान लिया स्पीड 0 है, मान लिया रुकी हुई है, तो फिर क्या होगा बताओ? अगर जो स्पीड रुकी हुई है तो ये तो फिसलेगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन इधर लगेगा, नहीं लगेगा? mg sin थीटा। अब ये मान लिया चलने लगी, इस पे मान लिया चलने लगी, ऐसे चल रही है, तो फ्रिक्शन तो अभी भी ऊपर ही लगेगा और ये नीचे गिरती जाएगी। अब आप जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा कि कंडीशन ऐसी आएगी जो हमने बताया था ना कि हाँ, कि जो नेट फोर्स इधर का फोर्स इधर के बराबर, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, और ये वाला फोर्स जो होगा वो mv²/r के इक्वल हो जाएगा। यस। ये है, लेकिन फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं उस केस में भी। अब यदि आप उसकी स्पीड बढ़ाओगे तो देखो ध्यान से, स्पीड बढ़ाने के लिए देखो ये तो नॉर्मल है, ये mg है, ये तो बदल ही नहीं सकते आप, ये तो बदल नहीं सकते, बदल सकते हो फ्रिक्शन। तो इधर बोर्ड पे देखो ये थीटा है, तो यहां तो n sin थीटा लग रहा था, और यदि ये फ्रिक्शन है तो ये थीटा है, तो fr cos थीटा। तो ध्यान से देखो, अगर जो आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। यस। और सेंट्रीपिटल फोर्स में आप इसे तो चेंज नहीं कर सकते, केवल फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। यस। तो फ्रिक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की भी आवश्यकता होगी, तो ये फ्रिक्शन कम होता चला जाएगा। समझ आएगा? तो अब जब ये बिल्कुल 0 हो जाएगा फ्रिक्शन, तो उस केस में n sin थीटा ही इसे mv²/r देगा। यस। तो उस केस में फ्रिक्शन हो जाएगा 0, और ये कंडीशन तो आ जाएगी कैसे? यहां से तो mg होगी और ये n cos थीटा होगा। बोलो। यस। तो ये तो ऑप्टिमम स्पीड की कंडीशन होती है, ऑप्टिमम स्पीड विदाउट फ्रिक्शन। तो सर अगर v अब ऑप्टिमम से मैं बढ़ाऊंगी तो फ्रिक्शन से नीचे लगना स्टार्ट कर देगा ना? यस, ऑप्टिमम से ज्यादा बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन नीचे नीचे डाउनवर्ड लगेगा इधर की ओर, और अगर जो उससे कम करोगे तो ऊपर की ओर लगेगा। ओके। तो बट स्पीड इंक्रीज करने में फ्रिक्शन नीचे क्यों लगेगा? फ्रिक्शन नीचे इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पे तो n लग रहा था, यह mg लग रहा था, और ये है n sin थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर जो स्पीड बढ़ाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये फ्रिक्शन का कॉस्ट कंपोनेंट देने लगता है। ठीक है। तो है ना, ये है, तो ठीक है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस वजह से चेंज हो जाएगी। ओके।
ठीक है, तो ये सर्कुलर ट्रैक के बारे में था। तो इसमें इतना ही है, मतलब सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा बता दिया। हाँ, इससे ज्यादा मतलब कुछ बनता नहीं है, मैक्सिमम है इनमें। तो बाकी आप देखना शीट में क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना भाई। और हाँ, दूसरा ये है, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं आपका, और ये लास्ट टॉपिक है इसका, और ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर है क्या बात? यस। बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? नाम सुना है, पता नहीं है क्या। वेरी गुड, नाम सुना है पता नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में कहते हैं छदम, जैसे सूडो फोर्स है ये सूडो फोर्स है। सूडो तो सुना है आपने? बताना सूडो फोर्स क्या होता है? जब हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से बॉडी को देखते हैं तो लगाते हैं सूडो फोर्स। वेरी गुड, बहुत सही। तो सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि आप बैठे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, सूडो फोर्स। अब बोर्ड पे देखो, मान लिया कि ये आपका सर्कुलर व्हील वो है, मतलब सर्कुलर ट्रैक है, टेबल है, सर्कुलर टेबल है, और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना, यूं करके। तो आप यहां पे बैठे हो, आप बैठे हैं यहां पे, तो आप भी ये ओमेगा से घूम रही है, और ये जो रेडियस इसकी आर है, आप भी घूमोगे ऐसे, और आप बैठे हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो जब आप बैठे हो तो आप घूम रहे हो और रेडियस आर के पाथ में घूम रहे, तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठे हो तो बता सकते हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? नॉन इनर्शियल है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है। जब आप टॉप व्यू देखोगे इसका, है ना, तो आप देखोगे कि आप यहां पर बैठे हो, आपका जो एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, वो हमेशा क्या रहेगा? रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा आर ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ। तो यू आर सिटिंग ऑन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखो, मान लिया आप यहां पे बैठे हो और आपके बराबर में एक कॉइन रखी है, मास एम की, मास एम की कॉइन रखी है, और वो रखी है जैसे आप सर्कुलर झूले में झूले होंगे ना, तो आप झूल रहे हो, तो आपके बराबर में एक वहां पे गाड़ी में बच्चे घूमते हैं ना, गोल 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 गोल, तो वहां पे मान लो कॉइन रखी है। तो जब आप इस कॉइन को देखोगे, और ये भी घूम रही है कॉइन भी आपके साथ साथ, और आप भी घूम रहे हो इसके साथ 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 साथ। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप विद रेस्पेक्ट टू ऐसे लेंगे, विद रेस्पेक्ट टू सर्कुलर टेबल, सर्कुलर रोटेटिंग टेबल, विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग टेबल, आप इसका एफबीडी बना सकते हो एम का। कितने फोर्स लगेंगे? एमजी नॉर्मल, हाँ एमजी और नॉर्मल ऊपर की ओर, है ना। मैं यहां पे बना दूं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं उसे, एमजी नॉर्मल, और बताओ एक फ्रिक्शन लगेगा सेंटर की तरफ। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन लगेगा सेंटर की तरफ। तो अगर जो एक फोर्स भी लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि आप यहां से बैठे हो ना, तो आपका एक्सेलरेशन किधर है? इधर की ओर। यस। और तो सूडो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर की ओर। कितना लगाना पड़ेगा? m इंटू ए आर, और ए आर की वैल्यू कितनी है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपके रेस्पेक्ट में ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया फ्रिक्शन। तो विद रिस्पेक्ट टू टेबल जो ब्लॉक है, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है ना। वो तो हमें दिखाई, जैसे हम घूम रहे हैं तो हमें तो वो ऐसे दिखाई देगा कि रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टेबल। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम आर ओमेगा। और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड के लिए
ताकि ये रुका रहे। तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, म्यू इनटू एन, और एम की वैल्यू क्या होगी, mg इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इधर लिख देता हूं, m से m कट जाएगा, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी म्यू g अपॉन r हो जाएगी। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी रूट म्यू g अपॉन r। क्लियर है क्या बात? अगर जो इससे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा, ये जो सूडो फोर्स था mr ओमेगा स्क्वायर ये ज्यादा हो जाएगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा कम, तो स्लिप कर जाएगी। यस सही है बात? यस सर। अब सुनो, एक मिनट लिखो मैं। इस क्वेश्चन को अब हमने सॉल्व किया है विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग टेबल। हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कर सकते थे इसे। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब आप इसे देखोगे तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे, mg नॉर्मल फ्रिक्शन। तो हम कहेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कहेंगे कि सेंटर की तरफ जो फोर्स है वही नेट सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। या तो mv स्क्वायर अपॉन r लिखते हैं या mr ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। और फ्रिक्शन को फिर से म्यू इनटू n, म्यू इनटू mg mr ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा मैक्स म्यू g अपॉन r भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जबकि टेबल के रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो सूडो फोर्स होता है सर्कुलर मोशन में, इस सूडो फोर्स को स्पेशल सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ओके बस इतनी सी कहानी।
सर आप फिर पढ़ाई कर लो नहीं आप कुछ ये देख कर लो क्योंकि 2 बजे तक तो यार हो गया क्लास नहीं आप बैठ लो मैं कह रहा हूं बस आज में पढ़ ले लो ठीक है वो मैं कभी करता हूं बच्चे हैं फिर छोड़ दिया शरीर पूरा भी आया आप फिर आप देख अब शरीर कितना प्यार ना चाहिए तो चाहिए पापा ये हेलो यस सर। हाँ बेटा हो गया नहीं हाँ लिख लिया सर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट द सूडो फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन दैट्स इट इतना ही है मैं इसके सवाल करा देता हूं तभी आपको समझ में आएगा साफ कर दीजिए सब हाँ सर। तो ये हो गया सर्कुलर। अच्छा जैसे आप देखो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो हमेशा सेंटर से कैसे मान ले कोई बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन कर रही है ना तो जो सूडो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो हमेशा क्या लगेगा बाहर की ओर लगेगा जैसे ऐसे घूम रही है रेडियस में और ओमेगा से घूम रही है तो mv स्क्वायर अपॉन r लगेगा या mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा क्लियर है क्या बात ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटर और कब लगेगा जब आप एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है क्या बात यस सर। when you are sitting on a rotating frame of reference सही है लिख लो इसे बस ऐसा नहीं है किसी जब भी आप सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो जब भी आप घूम रहे हो और किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देना दैट्स ओके। उसकी वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन r और mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी ये चलो मैंने इसकी थ्योरी ज्यादा लिखा ही नहीं मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा देता हूं है ना तो बोर्ड पे देखो जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं जैसे सर्कुलर ट्रैक है ये तो सेंटर हो गया इसका है ना और ये मान लिया कार है कार ऐसे है कार काफी बड़ी है और ये कार के पहिए हो गए है ना ऐसे करके और यहां पे एक लटका हुआ है पेंडुलम और उसकी लेंथ है l तो यदि ये कार रेस्ट पे है तो पेंडुलम तो ऐसे ही रहेगा लेकिन अगर जो यदि ये कार घूमने लगे इस सर्कुलर ट्रैक में रेडियस के ट्रैक में ऐसे स्पीड से घूमने लगे तो ये जो आप जब आप यहां पे बैठोगे तो इसमें एक तो mg लगेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा किधर की ओर लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा तिरछा हो जाएगा तिरछा होकर के ये ऐसा घूम करके ऐसा हो जाएगा
सही है ना? Yes. तो आपको एंगल निकालना है। क्लियर है क्या? मैं लिख देता हूं, इफ ए कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, फाइंड एंगल made with vertical by string in the car. Yes, sir. क्लियर है क्या? ये है। तो बोर्ड पे देखो, तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू कार, यानी कि हम कार में बैठ जाएंगे, क्योंकि कार तो है नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कार से ऑब्जर्व करना आसान है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे थी और घूम के कहां जाएगी, यहां पे आ जाएगी, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, और एक लगेगा टेंशन, और एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे आप सूडो फोर्स भी कह सकते हो। आएगा आप समझे? तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, t cos थीटा, और ये हो जाएगा t sin थीटा। तो t sin थीटा will be equal to mv square upon r, और t cos theta is equal to mg. With respect to car, m will be in equilibrium, ऐसे रेस्ट पे दिखाई देगा। जैसे आप यहां बैठे हो ना, तो आपको ये पिंड ऐसे दिखाई देगा, ब्लॉक यूं करके यहां पे आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो गोल 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 घूम रहा होगा कार के साथ साथ। तो इक्विलिब्रियम में चीजों को सॉल्व करना आसान है, तो 1 2 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। ये वही इक्वेशन आ रही है जैसे कि पिछले केस में आई थी ना, सर्कुलर ट्रैक में tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ऐसी इक्वेशन काफी बार आती है जब आप डिस्कस करते हो। Yes, sir. ओके ओके, एक मिनट रुको, मुझे क्या चीज है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, देखो बोर्ड पे देखो, अब एक अच्छा सवाल करता हूं मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से ही जो हो सकता है ना। बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लिया ये एक सर्कुलर डिस्क है, सही है, डिस्क ऐसे यू करके, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसमें बीच में यहां पे ग्रुप बनी हुई है। ग्रुप का मतलब है खांचा, समझे? Yes, sir. और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें r/2 डिस्टेंस पे एक
m मास की गोली रखी हुई है। आई बात समझ में? तो बोर्ड पे देखो, जब आप इसे स्टार्ट करते हो, ये ओमेगा से घूम रही है, इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी? ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। समझ में आएगा? तो आपको ये बताना है, बोर्ड पे देखो, जब ये घूम रही है t इक्वल टू 0 पे आपने इसे छोड़ दिया यहां से, तो क्या होगा इसका गोली का बताओ? ग्रुप का मतलब समझते हो ना, खांचा ऐसे करके स्पेस है। हाँ, तो यदि आपने इसे रोटेटिंग टेबल में छोड़ दिया तो क्या होगा? राइट साइड पे आ जाएगी, ऐसे आगे रहती। ये खांचा तो घूमता रहेगा यूं करके, यस, लेकिन ये भी आगे आगे जाती रहेगी। पता है क्यों? आप इसे ग्राउंड से देखोगे तो इसकी मोशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन यदि आप इस टेबल से बैठ करके आप इसे ऑब्जर्व करते हो, यानी कि मैं टॉप व्यू बनाता हूं और आप टेबल पर बैठ गए, यहां पे बैठ गए, तो टेबल तो रेस्ट पे हो जाएगी आपके रेस्पेक्ट में। और ये जो गोली है, इस पे कितने फोर्स लगेंगे? ये तो साइड व्यू है, इस पे जो फोर्स लगेंगे, एक तो mg इधर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, सही है? लेकिन जब आप इसके रेस्पेक्ट में बैठोगे तो mg तो नीचे लगेगा, ये टॉप व्यू है, और नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। और सूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर, mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये सूडो फोर्स की वजह से ऐसे स्टार्ट होगी और ऐसे ऐसे जाएगी। सर बट इसमें कोई फ्रिक्शन भी तो लगेगा, फ्रिक्शन को जीरो मान लिया, फ्रिक्शन लेस सरफेस, सब जगह फ्रिक्शन जीरो है। किसी से घूम कैसे रही थी? हैं? सेंटर की तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स तो कुछ होता ही नहीं है। मेरे सर को कुछ तो फोर्स लग रहा होगा ना, सेंटर की तरफ की घूम रही थी इस पे। नहीं, घूमेगी ही नहीं है। जैसे मान लिया आप इस ग्रुप को छोड़ दो, आप इधर देखो, ये फ्रिक्शनलेस टेबल है यूं, और आपने इसे रखा ऐसे करके, यूं करके रखा, और जब आप इसे छोड़ोगे तो इसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो घूमने की नहीं है, तो यहीं पड़ी रहेगी ये तो। है ना? यही रहेगा। लेकिन अगर जो मान लिया इसमें ग्रुप के अंदर फंसा दिया आपने इसे, ग्रुप के अंदर फंसा दिया, तो ये ग्रुप की वजह से इस पे फोर्स लगेगा और ये इधर जाती रहेगी फिर। है ना? तो ग्राउंड से देखेंगे, तो ग्राउंड से देखो, थोड़ी देर में ग्रुप यहां पे पहुंचेगा तो ये यहां पे पहुंचेगी, फिर ग्रुप यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे पहुंचेगी, और फिर ग्रुप यहां पे पहुंचेगा मान लिया, तो बाहर निकलने की कंडीशन में होगी ऐसे, ये ऐसे ऐसे जाएगी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसकी मोशन बड़ी खतरनाक होगी, गंदी। नहीं आई बात समझ में? पहले यहां से गई, यहां पे गई, फिर यहां जाएगी, फिर ऐसे मोशन होगी। जबकि यदि आप टेबल पे बैठ गए, यदि आप टेबल पे बैठ गए, तो टेबल के रेस्पेक्ट में आप यहां बैठे रहो, बस यहां पे, और यहां बैठे रहो, तो आपको दिखाई देगा कि ये बस सिंपल ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी और ऐसे। आगे क्या बात समझ में? तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू टेबल इट विल मूव अलोंग द ग्रुप इन स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम इसे ग्राउंड से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राउंड से तो इसमें कॉम्प्लेक्स मोशन होगी। बात समझ में आ गई? तो हमें यह बताना है कि t इक्वल टू 0 पे यदि इस बॉल को मैं यहां से छोड़ देता हूं, तो जब ये डिस्क को छोड़ रही होगी तो इसकी वेलोसिटी, स्पीड इसकी कितनी होगी? ऐसे छोड़ देगी ना और ऐसे भाग जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया नहीं? तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले इंग्लिश में, है ना? लिखो, a small ball of mass m is placed inside a groove
frictionless groove in frictionless in rotating table with constant angular velocity omega. As shown in figure. Find the speed of ball when it leaves the table. तो ये है क्वेश्चन, है ना। ये स्पीड बतानी है जब वो टेबल को छोड़ रहा। तो क्वेश्चन तो बस ये है। यहां पे लिख लेना assume initially ball is at rest with respect to rotating table. बोलो। कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। ठीक है, ये है। तो बोल पे देखो ये ओमेगा से तो घूम रही है, मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा, है ना, और ऐसे मैं लिख देता हूं। अभी इस पे बैठ गया मैं, तो जब मैं इस पे बैठ गया तो ये बॉल जो है ऐसे चलेगी, तो चलेगी किस वजह से? देखो, एक तो mg इसमें लगेगा नीचे नॉर्मल ऊपर, और सूडो फोर्स लगेगा ऐसे। मान लेते हैं किसी समय ये डिस्टेंस कितनी है, x पे है सेंटर से,
तो सूडो फोर्स कितना लगेगा बता सकते हो आप इसमें? एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, yes, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स है इतना, तो इसका फिर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा दूं yes, along the groove, along the groove। क्लियर है क्या बात? तो नेट फोर्स होगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम इनटू ए को लिख लेता हूं मैं dv अपॉन dt तो लिख सकता हूं, साथ में मैं इसे v dv अपॉन dx भी लिख सकता हूं, yes, क्योंकि एम एक्स ओमेगा स्क्वायर एम से एम कट गया तो ये आ जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर dx इक्वल टू v dv। तो बोर्ड पे देखो, यहां पे तो x इक्वल टू r बाई 2 था, तो जब यहां पे पहुंचेगा तो x कितना हो जाएगा r। तो अपन क्या करेंगे, x ओमेगा स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, x dx इक्वल टू v dv, और यहां पे तो स्पीड थी 0 यहां पे, yes, और यहां पर जो स्पीड होगी वो मान लेता हूं v आ गई, इसे v डैश मान लेता हूं। तो r बाई 2 से r, ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं है? yes, तो यहां देखो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम r बाय 2 टू r, और ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू b डैश। तो ये तो कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू b डैश स्क्वायर। तो आप v डैश स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 3r स्क्वायर बाय 4, तो v डैश जो होगा वो ओमेगा r बाय 2 रूट 3 विल बी इक्वल टू द v डैश। कॉपी कर लो यहां। सर ये v डैश में डिवाइडेड बाय 2 और नहीं होना चाहिए? v डैश में एक एक 2 नीचे डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये 2 से 2 काट दिया ना मैंने। अच्छा, ओके। यस सर। अच्छा, अब ये जो स्पीड आई है, जब हम यहाँ पे खड़े होंगे स्टेबल पे, तो ये जब निकलेगी तो ये v डैश आएगी। हाँ, लेकिन हमें तो स्पीड निकालनी है व्हेन इट लीव द टेबल, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। यस, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि आप इसे देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब ये निकल रही होगी तो ये तो v डैश होगी, हाँ, साथ में इसकी ये वाली स्पीड भी होगी, और ये होगी v इक्वल टू r ओमेगा। ओके, तो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है इसकी स्पीड जो होगी वो ये होगी, ये तो हो जाएगी आपकी r ओमेगा, और ये हो जाएगी इसकी स्पीड, तो ये हो जाएगी रूट r ओमेगा का स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो इसे मैं लिख लेता हूं r, क्योंकि ये तो v होते ना, v इक्वल टू r ओमेगा से, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर 3/4 है ना। तो
ये आ जाएगा आर ओमेगा रूट ओवर 7/4, ये आ गया आर ओमेगा रूट 7/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात?